उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी एसेंस पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। सबसे पहले उसका शैडो शिल्ड टूटा, विशाल ऑनिक्स सर्पेंट कांपा और फिर शैडोज में बिखर गया, जिन्हें सुबह की फीकी रोशनी ने तुरंत मिटा दिया। उसकी इनकारनेशन भी खत्म हो गई। सनी फिर से अपने मानव रूप में लौट आया। उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। हर मांसपेशी फटने जैसी लग रही थी। फेफड़े आग में जल रहे थे। सिर भारी था, हाथ पैर सुन्न थे। वह समय के बदलाव के साथ खुद को ढाल भी नहीं पाया और पानी निगल बैठा, जो ठीक ही था। वह वैसे भी प्यास से मर रहा था। सनी को महसूस हुआ कि वह डूब रहा है। उसने कमजोर कोशिश की खुद को तैराए रखने की, लेकिन अब वह भी उसके लिए बहुत कठिन था। क्या मैं डूबने वाला हूं? अगले ही पल एक मजबूत बांह ने उसे थाम लिया। नेफिस ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। एक हाथ से तैरते हुए वह दोनों को ऊपर खींच रही थी। जल्द ही उनके सिर पानी से बाहर निकल आए। सूरज की रोशनी से सनी की आंखें कुछ पल के लिए अंधी हो गई। वह खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा। खत्म, सब खत्म। हमारी एसेंस लौटने में कई दिन लगेंगे और हम तब तक नहीं बचेंगे। वह किसी उपाय के बारे में सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक नेफिस का शरीर कांप उठा। क्योंकि वह अब भी उसे पीछे से पकड़े हुए थी, सनी ने वह कंपन साफ महसूस किया। सनी, सनी, सनी जवाब देना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपना मानव शरीर अजीब लगा। कमजोर, छोटा, एक फेरोशियस सर्पेंट के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त। वह लगभग भूल चुका था कि इंसान कैसे बोलते हैं। खुद को संभालो। धीरे धीरे उसने अपने होश इकट्ठे किए और भारी आवाज में बोला, क्या? नेफिस ने उन्हें घुमाया और नीचे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज भी उतनी ही भारी थी। वहां। सनी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और जम गया। वहां पानी पर सिर्फ 100 मीटर दूर एक छोटी नाव लहरों पर डोल रही थी। वह खूबसूरत डार्क वुड से बनी थी, जिसके किनारों पर इंट्रिकेट पैटर्न्स उकेरे गए थे। उसके दोनों सेल्स नीचे थे। अंदर कोई हलचल नहीं थी। फिर भी वह नाव ग्रेट रिवर की भयंकर धारा से बिल्कुल अप्रभावित होकर अपनी जगह स्थिर थी और धीरे धीरे वे दोनों उसकी ओर खींचते जा रहे थे। एक छोटी लकड़ी की नाव चमकते पानी पर स्थिर थी। सातों सूरज दूर गहराइयों से उभर रहे थे और पूरी दुनिया सुबह की हल्की बैंगनी रोशनी में रंगी हुई थी। उस सुंदर प्रकाश में नहाई हुई वह नाव किसी भ्रम जैसी लग रही थी। ये क्या है? उसकी भारी और टूटी हुई आवाज डिसबिलीफ से भरी थी। यह सब इतना असंभव था कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। ठीक उसी पल जब उसकी एसेंस खत्म हो चुकी थी और निराशा ने उसके दिल को जकड़ लिया था, उसी समय उन्हें लहरों पर धीरे धीरे डोलती एक खाली नाव मिल जाए। ग्रेट रिवर अनंत थी। फिर भी वे ठीक उसी क्षण एक नाव से मात्र 100 मीटर दूर कैसे पहुंच गए? यहां तक कि को ध्यान में रखकर भी यह कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट लग रहा था। एक पल के लिए सनी को लगा कि शायद वह हेलुसिनेशन देख रहा है। वैसे भी यह पहली बार नहीं होता। शायद सिन ऑफ सोलेस ने कोई नया ट्रिक सीख लिया था। लेकिन नेफिस भी उस नाव को देख रही थी। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर सुन्न आवाज में बोली, यह एक कैच है। सनी पूछना चाहता था कि कैच का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके पास फालतू सवालों की ताकत नहीं बची थी। शायद यह किसी प्रकार की बोट थी। वैसे भी नेफिस इन चीजों के बारे में जानती थी। फॉरगॉटन शोर पर उसने उनके लिए खुद एक नाव बनाई थी। शायद यह उसकी लेगेसी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा होगा। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर उस कैच की ओर तैरने लगे। असल में तैर सिर्फ नेफिस रही थी, क्योंकि वह सनी को सहारा भी दे रही थी। सनी बस अपने पैरों को कमजोर सा हिला रहा था ताकि उसकी थोड़ी मदद कर सके। जल्द ही वे नाव तक पहुंच गए। सनी ने अपना हाथ सेलबोट के हल पर रखा। अभी यकीन नहीं था कि यह सच में असली है, लेकिन डार्कवुड उसकी हथेली के नीचे ठोस और चिकनी महसूस हुई। उसने उंगलियां उस पर फेरी, स्टन और रिलीव्ड दोनों महसूस करते हुए। यह जाल भी हो सकता है। अगर था भी, तब भी उनके पास इसमें चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह बोट इतनी बड़ी नहीं थी कि एजियोर सर्पेंट जैसे हॉरस से उन्हें बचा सके, लेकिन कुछ न होने से बेहतर थी। और उससे भी बढ़कर यह कैच उतनी साधारण नहीं हो सकती थी जितनी दिख रही थी।
वह ग्रेट रिवर के भयावह पानी में बिना एक खरोंच के तैर रही थी। यहां कोई सामान्य नाव कुछ घंटों में टूट जाती, यहां तक कि वह लकड़ी का टुकड़ा जिसे सनी ने कभी राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया था, जो इतना मजबूत था कि मास्टर के नेल्स तक सह सके, वह भी यहां छोटे छोटे स्प्लिंटर्स में बदल गया था। और वह भी किसी बड़े जहाज का हिस्सा रहा होगा जो आखिरकार नष्ट हो गया। लेकिन यह कैच, यह सच में ड्रिफ्ट नहीं कर रही थी, वह समय की धारा से अप्रभावित होकर अपनी जगह स्थिर थी। इसका मतलब वह किसी न किसी तरह विशेष जरूर थी। सनी के दिल में उम्मीद की एक हल्की चिंगारी जली। लकड़ी की सेलबोट आकार में छोटी थी, लेकिन उसके किनारे इतने ऊंचे थे कि उनकी कमजोर हालत में सीधे चढ़ पाना मुश्किल था। हालांकि नाव के बाव के पास एक रोप लैडर पानी तक लटक रही थी, मानो उन्हें अंदर बुला रही हो। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा। उसका पैरानोया फिर जाग उठा था, और वजह भी थी। नेफिस के चेहरे से भी लग रहा था कि वह वही सोच रही है, लेकिन फैसला लेने जैसा कुछ था ही नहीं। जब सैल्वेशन खुद चमत्कार बनकर सामने आए तो उसे टुकराना मूर्खता होती। नेफिस ने सनी को लैडर की ओर धक्का दिया और ऊपर चढ़ने में मदद की। नाव के किनारे से गिरते हुए सनी लकड़ी के फर्श पर फैल गया। अपने नीचे किसी ठोस चीज का एहसास उसे लगभग स्वर्ग जैसा लगा। नाव का हल्का हल्का डोलना किसी ललाबाई जैसा था। अगले ही पल नेफिस भी ऑकवर्डली ऊपर चढ़ी और सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। सनी के मुंह से कमजोर कराह निकली। दोनों कुछ देर वहीं पड़े रहे, सांसें संभालते हुए। फिर धीरे धीरे अलग हुए और सावधानी से चारों ओर देखने लगे। कैच बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग 7 मीटर लंबी। उसका लेआउट बेहद सरल था। सिर्फ एक डेक था, कोई कैबिन नहीं, कोई रूफ्ड इंटीरियर नहीं, पूरा डेक खुला था। उस पर 2 मास्ट खड़े थे, एक लंबा और एक छोटा, जो हवा में काले स्तंभों की तरह उठे हुए थे। हर चीज साधारण मटेरियल से बनी थी, लेकिन क्राफ्ट्समैनशिप अद्भुत थी। लकड़ी की सतहों पर सुंदर नक्काशी थी, जिनमें बहती हुई आकृतियां बनी थीं। समय, हवा और पानी ने उन्हें थोड़ा घिस दिया था, लेकिन उनकी खूबसूरती अब भी बाकी थी। वह नाव किसी महान आर्टिजान की प्रेम से बनाई गई रचना जैसी लग रही थी। हालांकि उसके बेहतर दिन अब बीत चुके थे। एक नजर में समझ आ जाता था कि नाव बेहद पुरानी थी, फिर भी उसकी देखभाल बड़ी सावधानी से की गई थी। वह लगभग परफेक्ट कंडीशन में थी। सनी सोच ही रहा था कि आखिर इस स्केच की देखभाल कौन करता होगा। तभी उसकी नजर स्टर्न पर गई, जहां स्टीयरिंग ओर होना चाहिए था। चेन ब्रेकर की तरह वहां हेल्म्समैन के लिए कोई रूनिक सर्कल नहीं था, बस एक साधारण लकड़ी की बेंच थी। और उस बेंच पर एक कॉर्प्स बैठा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। सनी का शरीर अचानक अकड़ गया। ये क्या? वह शौक से कुछ पल के लिए जड़ हो गया, क्योंकि वह कॉर्प्स अजीब तरह से परिचित लग रहा था। उसके शरीर पर डार्क मेंटल थी, जिससे समझना मुश्किल था कि वह आदमी था या औरत। बस इतना दिख रहा था कि उसका शरीर छोटा और बेहद दुबला था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, और उसका चेहरा एक काले लैकर्ड वुड के मास्क से ढका था। वह मास्क किसी फेरोशियस डीमन के चेहरे जैसा तराशा गया था। उसके दांत नंगे थे, मुंह से 4 नुकीले फैंग्स बाहर निकले हुए थे, और उसके ऊपर 3 मुड़े हुए हॉर्न्स मुकुट की तरह उठे हुए थे। उसकी आंखों के काले गड्ढों के भीतर सिर्फ शुद्ध अंधकार था। वह था वीवर एस मास्क, और वह कॉप्स बिल्कुल उसी लाश जैसा था जिसे सनी ने सालों पहले डार्क सिटी के रूइन कैथेड्रल के नीचे पाया था। सनी कुछ पलों तक हिल भी नहीं पाया। जब उन्हें डेस्परेटली शेल्टर की जरूरत थी, ठीक उसी समय उस स्केच का मिलना ही काफी शॉकिंग था। लेकिन उस नाव के अंदर रूइंड कैथेड्रल के हिडन डंजन वाले नेमलेस प्रिजनर जैसी दिखने वाली फिगर को देखना उसके दिमाग को सुन्न कर गया। उसके मन में अनगिनत पागल ख्याल उमड़ पड़े। एक पल के लिए तो सनी ने यह तक सोच लिया कि कहीं वह उसका खुद का कॉप्स तो नहीं, जिसे किसी रहस्यमयी एनोमली ने फ्यूचर से यहां ला दिया हो। लेकिन नहीं, उस फिगर का शरीर अलग था। सनी लंबा आदमी नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति उससे भी छोटा था, लगभग टाइनी। और अब जब सनी ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ
कि वह रूइंड कैथेड्रल वाले प्रिजनर से भी अलग था। डार्क मेंटल वही थी, मास्क भी वही था, लेकिन उसके नीचे छिपा शरीर अलग था। उसकी फीचर्स पूरी तरह साफ न दिखने के बावजूद सनी फर्क महसूस कर सकता था। फिर भी इस सब का मतलब क्या था? एक और वीवर एस मास्क कैसे हो सकता है? ये दोनों लोग कौन थे? और डार्क सिटी और टूम ऑफ एरियल के बीच इतने विशाल अंतर के बावजूद वे इतने समान कैसे हो सकते थे? नेफिस भी स्टार्टल्ड लग रही थी, हालांकि वजह सनी से अलग थी, लेकिन उसने सनी की रिएक्शन जरूर नोटिस कर ली। सनी, क्या हुआ? उसे शायद समझ आ गया था कि कॉप्स वही मास्क पहने था जो मॉन्ग्रेल पहनता था, और वह यह भी जानती थी कि वीवर एस मास्क एक 7th टियर डिवाइन मेमोरी थी। भले ही सनी ने उसे कभी यह नहीं बताया कि उसे यह मास्क कहां से मिला। सनी ने गहरी सांस ली। वह कॉप्स बिल्कुल उसी जैसा है जो मुझे डार्क सिटी के कैथेड्रल के नीचे मिला था। वहीं से मुझे यह मास्क मिला था। सनी ने स्पॉन ऑफ द वाइल्ड थीविंग बर्ड को प्योर कोइंसिडेंस से पाया था, हालांकि शायद का असर भी उसमें शामिल था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह सिर्फ लॉजिक और रीजन का परिणाम था। ब्लड वीव वाला आइकोर अब्सॉर्ब करने के बाद उसे डिविनिटी की रेडियंस देखने की एबिलिटी मिली। उसी एबिलिटी ने उसे डार्क सिटी के कैथेड्रल तक पहुंचाया, जहां उसे वीवर एस मास्क मिला, और फिर उसी वीवर एस मास्क ने उसे स्काई बिलो तक पहुंचाया, एबोनी टावर तक, जहां उसे वीवर का सिवियर्ड आर्म मिला, और उसने बोन वीव प्राप्त किया। तो अब यह सब क्या था? कोइंसिडेंस या उसके अपने चॉइसेस का परिणाम? सनी इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि नेफिस ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। कॉप्स, तुम्हारा मतलब क्या है? सनी कांप उठा। क्या उसे हेल्म्समैन एस बेंच पर बैठी वह फिगर दिखाई नहीं दे रही थी? वह जल्दी से आगे बढ़ा और कांपते हाथ से इशारा किया। वह तुम्हें वह कॉप्स दिखाई नहीं दे रहा? नेफिस अब थोड़ा कंफ्यूज्ड और वेरी दोनों लग रही थी। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम उन्हें बार बार कॉप्स क्यों कह रहे हो? वह इंसान जिंदा है। सनी की आंखें फैल गई, और अगले ही पल वह कॉप्स हिला। एक गहरी सांस जैसी आवाज निकली। उसका झुका हुआ सिर धीरे धीरे उठा। भयानक मास्क की आंखों के भीतर बने अंधेरे गड्ढे सीधे सनी की ओर देखने लगे, किसी अजीब इनेफेबल इमोशन के साथ। फिर वह कॉप्स धीरे धीरे बेहद कठिनाई से खड़ा हुआ। नहीं, कॉप्स नहीं, वह इंसान, वीवर एस मास्क पहनने वाला व्यक्ति सच में जिंदा था। सनी चुपचाप उसे देखता रहा। उसका शरीर जैसे जम गया था। बस उसका हाथ थोड़ा आगे बढ़ा ताकि जरूरत पड़ने पर वेपन समन कर सके। जब कैच का मालिक पूरी तरह खड़ा हुआ, तब सनी ने महसूस किया कि वह सच में बहुत छोटा था। डार्क मेंटल में लिपटा उसका शरीर बेहद पतला और कमजोर लग रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ हल्के कांप रहे थे। अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि सनी ने उसे कॉप्स क्यों समझ लिया। वह बिल्कुल मोशनलेस बैठा था, और रूइंड कैथेड्रल वाली घटना पहले से ही उसके परसेप्शन को प्रभावित कर रही थी। अगर वह उसे जिंदा न समझता तो वही अजीब बात होती। वह झुका हुआ अजनबी स्थिर खड़ा रहा, मास्क की अंधेरी आंखों से उन्हें देखते हुए। सनी और नेफिस भी नहीं हिले। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे बिना पूछे इस इंसान की बोट में चढ़ आए थे, तो अब क्या करे? विनम्रता से मदद मांगे या डर के कारण हमला कर दे? सनी ने चोरी से उसकी ओर देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह इंसान है या नाइटमेयर क्रीचर। लेकिन रूइंड कैथेड्रल वाले कॉर्प्स की तरह डार्क मेंटल और मास्क के पीछे सब कुछ अनरीडेबल था। उनके पार सिर्फ एक अननोवेबल एबिस था। सनी की रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। तभी कैच के मालिक ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। वे काले ग्लव्स में ढके हुए थे। पतली उंगलियों ने ब्लैक लैकर्ड मास्क के किनारों को छुआ और धीरे धीरे उसे नीचे खींच लिया। मास्क के पीछे एक इंसानी चेहरा था। वह एक बूढ़ी महिला थी, बहुत बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि सनी ने अपने जीवन में कभी किसी को इतना एंशिएंट नहीं देखा था। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतनी उम्र का कोई इंसान अब भी जिंदा हो सकता है। उसकी सांवली त्वचा गहरी रिंकल्स के जाल से ढकी हुई थी। वह उसके दुबले चेहरे से ऐसे चिपकी थी जैसे पुराना फ्रेजाइल पेपर।
उसके लंबे बाल पूरी तरह सफेद और बेहद पतले थे। उनके बीच उसकी स्कैल्प की भूरी त्वचा दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें, जो कभी बेहद तेज रही होंगी, अब धुंधली थीं। मिल्की कैटरैक्ट्स ने उन्हें ढक लिया था। उसका छोटा और झुका हुआ शरीर इतना कमजोर लग रहा था मानो हल्की हवा से भी टूट जाए। डार्क मैंटल उसके शरीर पर डीली लटक रही थी, जैसे कई साइजेस बड़ी हो। फिर भी उसे एक अजीब डिग्निटी निकल रही थी, अटल विल पावर और लगभग सेक्रेट सी सैंक्टिटी। काला मास्क डेक पर गिरा। टक, लकड़ी की हल्की आवाज गूंजी। वह बूढ़ी औरत चुपचाप सनी और नेफिस को देखती रही। एक पल बीता, फिर दूसरा, और फिर वह हिली। धीरे धीरे झुकते हुए वह कराह उठी और घुटनों के बल बैठने लगी। सनी चौंक गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके भीतर अचानक एक तीव्र इच्छा उठी कि वह आगे बढ़कर उसे रोक दे। इतनी बूढ़ी औरत को इस तरह झुकते देखना ही गलत लग रहा था, और वह भी उसके सामने। उसने महसूस किया कि नेफिस की पीठ भी तन गई थी। उसकी आंख का कोना हल्का फड़का स्पष्ट था। वह भी यही महसूस कर रही थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला। आखिरकार बूढ़ी औरत के घुटने डेक को छू गए। उसने दोनों हाथ आगे रखे, कांपती सांस ली और फिर गहराई से झुककर कोट आउट किया। उसकी धीमी आवाज किसी पुराने क्विल के कागज पर घिसटने जैसी थी। उसे सुनते ही सनी कांप उठा। उसने कहा, हेल वीवर, डीमन ऑफ फेट। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर सनी हिचकिचाया और धीरे से जवाब दिया, फर्स्ट बॉर्न ऑफ द अननोन। बूढ़ी औरत कुछ क्षण तक स्थिर रही, फिर उसने लंबी सांस छोड़ी। अपना सिर और नीचे झुकाते हुए उसने रेवरेंस से कहा, अनंके, वीवर के चिल्ड्रन का स्वागत करती है। अनंके, वीवर के चिल्ड्रन का स्वागत करती है। वे शब्द हवा में ठहर गए। सनी और नेफिस ने सावधानी से एक दूसरे की ओर देखा। दोनों इस अजीब परिस्थिति से कंफ्यूज्ड थे। यह बूढ़ी औरत उनके सामने झुक क्यों रही थी, और उसने उन्हें वीवर के चिल्ड्रन क्यों कहा? आखिर हो क्या रहा है? सनी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। ऊपर से इस रहस्यमयी बूढ़ी औरत की अनएक्सप्लेन्ड मौजूदगी। उसका दिमाग अब और कुछ समझने की हालत में नहीं था। कम से कम वह हॉस्टाइल नहीं लग रही थी। एक लंबी सांस लेकर सनी ने अपने एग्जॉस्टेड शरीर को ढीला छोड़ दिया और कैच के वुडन डेक पर बैठ गया। नेफिस कुछ पल हिचकिचाई, फिर आगे बढ़ी और सावधानी से बूढ़ी औरत को उठाया। कृपया उठिए ग्रैंडमदर, हमारे लिए इस तरह मत झुकिए। कैच की मालिक अनंके ने खुद को धीरे धीरे बैठने दिया। फिर नेफिस वापस आकर सनी के पास बैठ गई। अब दोनों बूढ़ी औरत की ओर देख रहे थे, उसके कुछ कहने का इंतजार करते हुए, लेकिन वह चुप रही। कुछ क्षण बीत गए। सनी ने भौहें सिकोड़ ली। वह नर्वस महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता यह पूरी तरह एक मिस्ट्री थी, और शायद वही उन काउंटलेस मिस्ट्रीज का जवाब भी दे सकती थी जो सालों से उसे परेशान कर रही थी। आखिर उसने पूछा, मुझे माफ कीजिए ग्रैंडमदर, लेकिन आपने हमें वीवर के चिल्ड्रन क्यों कहा? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका जवाब यह तय कर सकता था कि अनानके उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर अपनी पतली चरमराती आवाज में बोली, क्योंकि तुम नाइटमेयर स्पेल के चोजन हो। तुम एक मिरेकल हो। तुम्हारा अस्तित्व वीवर की विजय है। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभरी। वह मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी, लगभग मां जैसी, मानो सच में कोई दादी अपने प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रही हो। सनी ने गहरी सांस ली, थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए। वीवर की विजय, मान दो। अब उसे लगभग पूरा यकीन हो चुका था कि नाइटमेयर स्पेल को डीमन ऑफ फेट वीवर ने ही बनाया था। उसके मन में बचा आखिरी छोटा सा डाउट भी खत्म हो गया। तो वीवर ही वह अस्तित्व था जो अर्थ पर आई महान कैलामिटी के लिए जिम्मेदार था, या शायद उसकी सैल्वेशन के लिए। जो भी सच हो, ओल्ड अनंके का वीवर और नाइटमेयर स्पेल दोनों से गहरा संबंध था, और शायद वह उन्हीं लोगों में से एक थी जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। ग्रेट रिवर की नेटिव इनहैबिटेंट, उन एंशिएंट लोगों में से एक जो गॉड्स के पतन से पहले टूम ऑफ एरियल में आए थे। लेकिन अगर ऐसा था तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए
कि वह यहां नाइटमेयर स्पेल के बनने से पहले आई थी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे उसने उसके विचार पढ़ लिए हों, नेफिस थोड़ा आगे झुकी और विनम्रता से पूछ बैठी, माफ कीजिए ग्रैंडमदर, लेकिन आप हैं कौन? अनन की मुस्कुराई, और जो उसने अगली बात कही उससे सनी और नेफिस दोनों सिहर उठे। मैं अनन की हूं, नाइटमेयर स्पेल की प्रीस्टेस। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे लॉर्ड और लेडी, तुम्हारे लिए यह समझना कठिन होगा। तुम ऐसे समय से आते हो जहां नाइटमेयर स्पेल मैच्योर हो चुकी है और बिना किसी विरोध के दुनिया पर राज कर दी है। उसकी ब्लेसिंग्स सभी को फ्रीली मिलती है। उसने थकी हुई सांस ली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। उसकी आवाज भारी हो गई। शुरुआत में, जो कि अंत भी था, जब नाइटमेयर स्पेल अभी इन्फेंसी में थी, तब मेरे जैसे लोगों की जरूरत थी। हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, उसकी रक्षा करनी पड़ती थी, और सबसे बढ़कर हमें उसे फैलाना पड़ता था ताकि वह और शक्तिशाली बन सके। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर उदासी उतर आई। एक भारी साय उसके होंठों से निकली। और यह आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि डीमन के फॉलोअर्स होने के कारण हमें हेरेटिक्स माना जाता था। गॉड्स के सर्वेंट्स हमारा पीछा करते थे, सब हमें घृणा करते थे। बहुतों का शिकार किया गया, बहुतों को मार दिया गया। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई। हालांकि मैंने खुद वह सब नहीं झेला। उसका हर शब्द एक रेवलेशन था, और रेवलेशंस लगातार आते जा रहे थे। इतनी सारी शॉकिंग जानकारियां एक साथ सुनकर सनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इंसान जिसने सालों तक रेगिस्तान में प्यास झेली हो, अचानक गहरे समुद्र में फेंक दिया गया हो। नाइटमेयर स्पेल की प्रीस्टेस, या शुरुआत जो अंत भी थी। क्या यह गॉड्स और डीमंस के युद्ध के शुरुआती दिन थे? रुको, नाइटमेयर स्पेल हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे ग्रो करना पड़ा। गॉड्स उसका विरोध करते थे क्या? सनी डेस्परेटली इन सबको समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी थकी हुई हालत में सब कुछ हाथ से फिसल रहा था। नेफिस भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वह कॉन्वर्सेशन को उससे थोड़ा बेहतर समझ पा रही थी। उसकी आंखों में सफेद स्पार्क्स चमके। तो हमारा अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि वीवर के फॉलोअर्स का सफरिंग व्यर्थ नहीं गया, कि जिस नाइटमेयर स्पेल की तुम वर्शिप और स्प्रेड करती थी, उसने आखिर अपना महान डिजाइन पूरा कर लिया। अनानकी ने रेवरेंस से सिर झुकाया, जिससे सनी और नेफिस दोनों अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। इंडीड, आप बहुत वाइज हैं माय लेडी। नेफिस कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि हम फ्यूचर से आए हैं? सनी ने खुद को फोकस करने पर मजबूर किया। यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल था, और रेवलेशंस की बारिश में वह खुद इसे पूछना भूल गया था। अनंकी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी सांसें भारी थीं। लगातार बोलना उसके लिए कठिन हो रहा था। फिर भी उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। क्या आप अपस्ट्रीम से नहीं आए माय लॉर्ड एंड लेडी? सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सचमुच अपस्ट्रीम से आए थे। ग्रेट रिवर फ्यूचर से पास्ट की ओर बहती थी, इसलिए यहां के लोगों के लिए समय की समझ अलग थी। उनके लिए फ्यूचर से आए लोग शायद इतने अजीब नहीं थे। अनंकी ने सांस ली, फिर थकी हुई आवाज में जोड़ा, ओह, और मुझे पहले से बताया भी गया था कि तुम आओगे। क्या? यह शायद अब तक का सबसे शॉकिंग रेवलेशन था। कुछ पल की चुप्पी के बाद सनी ने भौं उठाई, अपने अंदर के शौक को छिपाते हुए। बताया गया? कैसे? बूढ़ी औरत ने फिर सिर हिलाया। उसके खुले सफेद बाल हवा में लहराए। मुझे एक मैसेज मिला था, मेरे ड्रीम्स में एक संदेश कि वीवर के चिल्ड्रन आएंगे। वह कुछ पल रुकी, सांस संभालते हुए, फिर ऑलमोस्ट फर्वेंटली बोली, और मुझे उनकी मदद करनी होगी ताकि वे फॉलन ग्रेस तक पहुंच सकें, जहां अंतिम सिबिल डस्क राज करती है। डस्क, सिबिल ऑफ द फॉलन ग्रेस। सनी कांप उठा। बिल्कुल, उसे याद था कि डस्क कौन थी। आखिर वो जिस ट्यूनिक को पहने हुए था उसका नाम ही था श्राउड ऑफ ग्रेसलेस डस्क। वो 6th टियर की एक ट्रांसेंडेंट मेमोरी थी जो उसे लॉन्चास के टेरर को मारने पर मिली थी। वो अभिशप्त हॉरर,
अगर एंटार्क्टिका में मिले दुश्मनों को इस आधार पर रैंक देना हो कि उन्होंने उसके दिमाग पर कितने गहरे जख्म छोड़े, तो फ्लोटिंग व्हाइट सिल्क का वो खूबसूरत फूल सीधे दूसरे स्थान पर आता, विंटर बीस्ट के ठीक पीछे। यहां तक कि गोलायत, जिसने सचमुच उसे मार डाला था, भी इतना भयावह प्रभाव नहीं छोड़ पाया था। लेकिन नाइटमेयर में शायद डस्क अभी ना मरी थी, ना करप्टेड हुई थी, वो अब भी इंसान थी और लगता था कि वो फॉलन ग्रेस नाम की जगह पर राज कर रही थी। सनी और नेफिस तो वैसे भी ग्रेट रिवर की सिविलाइजेशन तक पहुंचना चाहते थे और सिबिल्स को ढूंढना चाहते थे, तो ये डेस्टिनेशन बिल्कुल परफेक्ट थी, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। अननके ने उनके सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक का जवाब दे दिया था। जिस समय उन्हें मदद की जरूरत थी, उसी समय उसका कैच मिल जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो जानबूझ कर आई थी। उसे उम्मीद थी कि वो उन्हें वहीं पाएगी, लेकिन सवाल था, उसे किसने बताया कि वो कहां मिलेंगे? वो भी उसके ड्रीम्स में? इस नाइटमेयर के पीछे स्ट्रिंग्स कौन खींच रहा था? क्या आखिरी सिबिल खुद? सनी ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पता था कि इसका जवाब उसे अभी नहीं मिलेगा, शायद अगली बार, जब वो सिबिल ऑफ द फॉलन ग्रेस के सामने खड़ा होगा। फिर से उसने धीरे से सांस छोड़ी। फॉलन ग्रेस, वो कितनी दूर है? ओल्ड अनान के कुछ पल चुप रही। बहुत दूर, बहुत बहुत दूर, इतनी दूर कि मैं तुम्हें वहां तक पूरा रास्ता नहीं दिखा पाऊंगी। वो शांत हो गई, उसकी आंखें आधी बंद होने लगी। ऐसा लगा मानो वो सो गई हो, लेकिन फिर बूढ़ी औरत हल्का सा कांपी और बोली, लेकिन मैं तुम्हें जितना दूर ले जा सकती हूं ले जाऊंगी, मेरे लॉर्ड और लेडी। देखो, हम डीमन फॉलोअर्स का यहां एरियल स्टूम में भी स्वागत नहीं था। उन्होंने हमें भगा दिया था और फिर हम लंबे समय तक अपस्ट्रीम यात्रा करते रहे, जब तक हमने वीव बसाकर अपना घर नहीं बना लिया। वीव वो ग्रेट रिवर के इंसानी शहरों में से एक है, जैसे फॉलन ग्रेस, या कम से कम हुआ करता था। सनी और नीफिस ने एक दूसरे को देखा। अनन के डाउनस्ट्रीम वापस क्यों नहीं जा सकती थी? क्या ग्रेट रिवर के लोगों के बीच कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था? क्या सिबिल्स के कंट्रोल वाले पानी उसके लिए खतरनाक थे? और उसने ये क्यों कहा कि वीव सिर्फ हुआ करता था, एक शहर? निफिस ने सावधानी से कहा, हम आपको खतरे में नहीं डालना चाहते ग्रैंड मदर। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम्हारी मदद करना मेरी इच्छा भी है और सौभाग्य भी, मेरी लेडी। मेरी चिंता मत करो, मैं ग्रेट रिवर की हूं। उसकी आवाज धीमी होने लगी, शब्द लड़खड़ाने लगे। स्पष्ट था कि वो बहुत थक चुकी थी, शायद उसे खुद भी इसका एहसास था। हल्की सांस लेकर अनानके ने अपने हाथ उठाए और अगले ही पल सनी और नेफिस दोनों अविश्वास से उसे देखने लगे। हवा में सफेद स्पार्क्स का व्हर्लविंड उभरा। वो एक मेमोरी समन कर रही है। जो चीज उनके लिए सामान्य और परिचित थी, वो एंशिएंट ह्यूमंस के हाथों में बेहद अजीब लग रही थी। आखिर ये स्पेल से इन्फेक्टेड लोगों की शक्ति थी और अब तक मिले किसी भी नाइटमेयर इनहैबिटेंट के पास ये नहीं थी। जल्द ही डेक पर एक वुडन बॉक्स प्रकट हुआ। अनंके ने कांपते हाथों से उसे खोला और कई चीजें बाहर निकाली। एक खूबसूरती से एम्ब्रॉयडर्ड टेबल क्लॉथ, वाइन का कराफ, स्टीम छोड़ती पेंटेड सेरेमिक टी पॉट, 2 छोटे कप्स और 2 प्लेट्स। एक में पके हुए फ्रूट्स थे, दूसरी में छोटे सेवरी पाइज। फ्रूट्स रस से भरे थे और पाइज ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी बने हो। सामान साधारण था, थोड़ा घिसा हुआ भी, लेकिन साफ दिख रहा था कि उनकी प्यार से देखभाल की गई थी। एक स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैल गई। अनंके ने सब कुछ ध्यान से सजाया और खाना सनी और निफिस की ओर बढ़ा दिया। मेरे लॉर्ड, मेरी लेडी, भविष्य के हॉरर्स से गुजरने के बाद तुम दोनों जरूर थक गए होगे। कृपया खाओ और आराम करो, मैं पहले हमें वीव की ओर ले चलती हूं। उसने गहरी सांस ली, फिर मुश्किल से उठकर हेल्म्समैन्स बेंच की ओर चली। बैठते ही उसने सिर झुका लिया और कुछ अजीब अस्पष्ट शब्द फुसफुसाए। अगले ही पल कैच अचानक चलने लगी। मिडनाइट कलर्ड सेल्स अपने आप उड़ गए और हवा में फैल गए। स्टीयरिंग और खुद हिलने लगी और बोट का बो डाउन स्ट्रीम मुड़ गया।
जल्द ही वो ग्रेट रिवर की चमकती विशालता में तैरने लगे, धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए। सनी और नेफिस कुछ पल हिचकिचाए। दोनों बेहद भूखे और थके हुए थे, लेकिन वो अभी भी बूढ़ी औरत पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अगर खाने में जहर हुआ तो, अगर वो उनके सोते ही उन्हें मारने वाली हो तो। सनी ने प्रीस्टस की कमजोर फिगर को देखा। वो इतनी नाजुक लग रही थी कि किसी खतरे जैसी नहीं। हालांकि दिखावा धोखा हो सकता था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि अनंके सच्ची थी और उसने उनके साथ सिर्फ काइंडनेस दिखाई थी। उस दयालु बूढ़ी औरत पर शक करना मुश्किल था। आह, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी उसे पॉइजन करना आसान नहीं था। ब्लड वीव उसे लगभग हर टॉक्सिन से इम्यून बना चुका था। अपने अंदर उठती सब कुछ निगल जाने की पागल इच्छा को दबाते हुए, जो अभी भी रिवर सरपेंट फॉर्म का फेंट असर थी, सनी ने धीरे से एक सेवरी पाई उठाई। वो अब भी गर्म थी। उसने एक बाइट लिया। उसका हाथ कांप उठा। स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट। फिर उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। पूरा पाई मुंह में ठूंस लिया और लालच से चबाने लगा। कुछ ही पल बाद उसने थंब उठाकर नेफिस को एल्बो से हल्का धक्का दिया। वो एक पल रुकी, फिर उसने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों ऐसे खा रहे थे जैसे अपनी ग्रैंडमदर से लाड़ पा रहे बच्चे हों। बाकी दुनिया जैसे गायब हो गई थी। जल्द ही पूरा खाना खत्म हो गया। वाइन तक नहीं छोड़ी। और उसके बाद सनी को बहुत नींद आने लगी। लेकिन ये ड्रग्ड होने वाली अननेचुरल फीलिंग नहीं थी। ये बस उसके टूटे हुए शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो आखिरकार आराम मांग रहा था। सेफ, शायद अब हम सेफ है। मुश्किल से आंखें खुली रखते हुए सनी ने नेफिस की ओर देखा। वो भी थकी हुई थी, फिर भी उसने उसके साइलेंट सवाल का जवाब देते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहला वॉच लूंगी। तुम। लेकिन उसके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही सनी ने अपना सिर उसकी गोद में गिरा दिया और तुरंत गहरी नींद में चला गया। सनी एक बच्चे की तरह गहरी नींद सोया। उसके सपनों में कोई नाइटमेयर नहीं था, और जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। कुछ देर तक वो बिना हिले पड़ा रहा, नेफ के हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए जो उसके सिर पर टिकी हुई थी। कैच तेजी से पानी को चीरती आगे बढ़ रही थी। हवा और करंट दोनों उसे आगे धकेल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। रात हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा सो गया। नेफिस को उसे जगा देना चाहिए था। क्या उसने खुद आराम भी किया था? सनी ने हल्का सा सिर घुमाया और ऊपर देखा। उसे नेफिस की एलिगेंट जॉलाइन दिखाई दी। वो कैच की लकड़ी की साइड से टिक कर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी और गहरी थीं। वो गहरी नींद में थी। मतलब कोई वॉच नहीं रख रहा था। लेडी से नाराज मत होइए माय लॉर्ड। सनी हल्का सा चौंका और बोर्ड के स्टर्न की ओर देखा। अनंके अब भी वहीं बैठी थी, हल्के हाथों से स्टीयरिंग ओर पकड़े हुए। उसका डार्क मैंटल रात के आसमान जितना काला था। यह समझना मुश्किल था कि उसके कपड़ों की परछाइयां कहां खत्म होती हैं और रात कहां शुरू होती है। तुम दोनों को आराम की जरूरत थी। सनी को नेफ की गोद में लेटना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनमने मन से उठकर बैठते हुए लंबी सांस ली। आंखें मलते हुए उसने अपने शैडोज की तरफ देखा। अंधेरे में वो लगभग अदृश्य थे। उनमें से किसी ने भी खतरे का संकेत नहीं दिया। इसलिए सनी ने समझ लिया कि जब वो सो रहे थे, अनंके ने कुछ अजीब नहीं किया। उसकी एसेंस अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। उसे पूरी तरह रिप्लेनिश होने में कुछ दिन और लगते, लेकिन अब वो पूरी तरह खाली भी नहीं थी। और श्राउड ऑफ डस्ट की वजह से वो काफी रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा था। हालांकि उसे थोड़ी भूख लगी थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, वैसे आपके पास वो छोटे बाइज और तो नहीं है? अनंके मुस्कुराई। कुछ बचे होने चाहिए बॉक्स में। अच्छे से खाइए माय लॉर्ड, मैंने उन्हें बहुत केयर से बनाया है। सनी ने ध्यान दिया कि वो वुडन बॉक्स कोई ऐसा मेमोरी नहीं था जो खाना क्रिएट करे। वो बस एक स्टोरेज मेमोरी थी जो सामान को फ्रेश रखती थी। मतलब अंदर रखा हर खाना अनंके ने खुद पहले से तैयार किया था, चिल्ड्रन ऑफ वीवर से मिलने की उम्मीद में। जब उसने एलाइड खोली
तो अंदर कुछ लेफ्ट ओवर पाइज मिले, कुछ फ्रूट्स और कुछ सिंपल डिशेस भी। सब कुछ पूरी तरह फ्रेश और सुरक्षित था। खुशबू इतनी शानदार थी कि सनी कुछ पल वहीं रुका रह गया, बस उसकी फ्रेग्रेंस महसूस करते हुए। अनंके ने उसकी चुप्पी को गलत समझ लिया। माफ कीजिए, मैं आपको इससे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकती माय लॉर्ड। आजकल फ्रूट और फ्लावर जुटाना आसान नहीं है। उम्मीद है आप बहुत डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आप क्या कह रही हैं ग्रैंडमदर? मैंने एक पूरा महीना सिर्फ रॉटन डेविल मीट खाकर बिताया है। इसके सामने तो ये पूरा फीस्ट है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने तुरंत एक पाई उठाया और लालच से मुंह में ठूंस लिया। अनंके ने हल्का सा सिर झुकाया। क्या भविष्य में लोग अब भी भूख से पीड़ित होते हैं? सनी काफी देर तक चबाता रहा, फिर जवाब दिया। बूढ़ी औरत साफ तौर पर मानती थी कि भविष्य किसी पैराडाइज जैसा होगा, एक ऐसा भविष्य जिसे वीवर के फॉलोअर्स ने बनाने में मदद की थी। सनी उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसने कंधे उचकाए। स्मार्ट लोग नहीं होते। लेकिन मैं खुद उतना स्मार्ट नहीं हूं, कम से कम हर समय तो नहीं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। सनी ने ध्यान से अनंके को देखा, फिर पूछा, लेकिन आप ग्रैंडमदर, क्या आपने कुछ खाया? वो इतनी पतली और कमजोर थी कि थोड़ी देर पहले तक सनी ने उसे लाश समझ लिया था, लेकिन उसने खाना सिर्फ उन्हें दिया था, खुद नहीं खाया। अनंके ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे शरीर को अक्सर भूख नहीं लगती, मैं बाद में कुछ फिश पकड़ लूंगी। सनी ने भौहें सिकोड़ ली, फिर बाकी पाइज उठाकर स्टीयरिंग ओवर के पास गया और उसकी ओर बढ़ा दिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप भी खाइए, वरना जब मैं घर लौटूंगा तो मेरी टीचर मुझे बहुत डांटेगी। टीचर जूलियस सच में पागल हो जाता अगर उसे पता चलता कि सनी पेट भरकर खा रहा था, जबकि पास में एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी हो, चाहे वो सिर्फ नाइटमेयर इनहैबिटेंट ही क्यों ना हो। और वैसे भी ग्रेट रिवर में वो कैसी फिश पकड़ने वाली थी? अनंत के कुछ पल हिचकिचाई, फिर कांपते हाथ से एक पाई लिया और मुस्कुराई। धन्यवाद माय लॉर्ड, ये काफी है। जब सनी वापस बॉक्स की तरफ लौटा तो नेफ हल्का सा हिली। उसने आंखें खोली, कुछ पल अपनी खाली गोद को देखती रही, फिर सनी की तरफ देखा और 2 बार ब्लिंक किया। अचानक उसने हवा सूंघी और फ्रेशली कुक्ड फूड की खुशबू से गाइडेड होकर सीधे वुडन बॉक्स की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें चमक उठी। दोनों ने मिलकर शानदार खाना खाया, जबकि अनंकी धीरे धीरे अपना एकमात्र पाई खाती रही। कैच के अंदर का माहौल अजीब तरह से पीसफुल था, मानो वो ग्रेट रिवर के टेडली एक्सपांस में नहीं, बल्कि किसी शांत लेक पर सफर कर रहे हो, जबकि इस नदी में अनगिनत टेरिफाइंग क्रीचर्स रहते थे। पानी हल्की ओपलेसेंट रोशनी से चमक रहा था और आसमान पूरी तरह काला था। एरियल स्टूम की यह दुनिया हमेशा की तरह ड्रीमी और मिस्टिकल लग रही थी। सनी पानी की सतह को देख ही रहा था कि अचानक उसकी चमक मंद पड़ गई। कुछ था नीचे, बहुत विशाल, अकल्पनीय, एक एंडलेस शैडो जो उनके बहुत नीचे अथाह गहराइयों में आगे बढ़ रही थी। उसका विशाल शरीर ड्राउंड सन्स की रोशनी को ढक रहा था। कुछ पलों के लिए पूरे ग्रेट रिवर पर उदास अंधेरा छा गया, फिर वो शैडो बिना किसी परवाह के आगे बढ़ गई। सनी कांप उठा। उसने अनंकी की ओर देखा। उसकी डार्क आईज में छिपा टेरर साफ था, लेकिन बूढ़ी औरत शांत थी। वो स्टीयरिंग ओवर पकड़े मुस्कुरा रही थी। चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, वो हमें महसूस नहीं कर सकते। सनी कुछ देर तक चुप रहा, सोचता हुआ क्या उसे पूछना चाहिए कि वो कौन है, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं पूछा। जिन्हें ना जानना ही बेहतर होता है। सनी को नहीं पता था कि वो इग्नोरेंस जैसी लग्जरी अफोर्ड कर सकता है या नहीं, लेकिन उसने तय किया, कम से कम आज के लिए वो ब्लिसफुल इग्नोरेंस का आनंद लेगा। सनी अब भी अनंके से बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था। बहुत कुछ ऐसा था जो उसे जानना जरूरी था, लेकिन रात के शांत अंधेरे में गिरा हुआ वो बस चुपचाप ग्रेट रिवर की चमकती विशालता को देखता रहा, कैच की हल से टकराते पानी की धीमी आवाज सुनते हुए, बिना कुछ कहे।
कल बहुत कुछ हुआ था। भगवान, क्या सच में सिर्फ एक दिन पहले उसने एज्योर सर्पेंट से लड़ाई की थी? वो भयावह बैटल, वो पागलों जैसी भागदौड़ में डार्क आइलैंड से एस्केप। उसे अब तक एक पल की भी शांति नहीं मिली थी कि वो बैठकर इन सब बातों के बारे में सोच सके। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। उसने सच में कर दिखाया था। उसने एक ग्रेट बीस्ट को मार डाला था। बेशक इसमें नेफ की सोल फ्लेम का ब्लेसिंग भी था और एज्योर सर्पेंट पहले से बेहद कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी क्या दुनिया में कोई और मास्टर था जो ऐसा फीट क्लेम कर सके? शायद नहीं। क्या कभी कोई हुआ भी था? सनी असहज होकर थोड़ा हिला। उसे डर था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट कहीं उसके सिर पर ना चढ़ जाए। उसे लगभग सिन ऑफ सॉलेस की तीखी बातें सुनने की इच्छा हुई। वो कमीना कभी मौका नहीं छोड़ता था उसे नीचे गिराने का। वो आसपास कहीं था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी सनी अपनी कॉन्शियसनेस के किनारों पर उसकी फेंट प्रेजेंस महसूस कर सकता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सच्चाई यही थी। सनी ने सचमुच एजियर सर्पेंट को मार डाला था। डेरन ऑफ द ट्वाइलाइट सी। नाइटमेयर क्रीचर के लिए कितना अजीब नाम है। इतने लंबे समय तक उस मैड बीस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद और खुद उसका रूप धारण करने के बाद सनी को पूरा यकीन था कि उस फेरोशियस अबॉमिनेशन में कुछ खास था। और अब उसका नाम जानने के बाद उसे शक होने लगा था कि एज्योर सर्पेंट असल में अबॉमिनेशन था ही नहीं, या कम से कम हमेशा से नहीं था। क्या वो ओल्ड स्नेक कभी इंसान था? आखिर स्पेल सभी इंसानों को बीस्ट ही मानता था। उदाहरण के लिए एक सॉवरेन को सुप्रीम बीस्ट कहा जा सकता था। तो अगर कोई सॉवरेन करप्शन के आगे झुक जाए तो? ग्रेट रिवर की चमकती सतह को देखते हुए सनी बेचैन हो उठा। शायद इसका पता लगाने का एक आसान तरीका है। उसने आंखें बंद की और अपने सोल सी में उतर गया। वो पहले जैसा ही था। स्थिर पानी के ऊपर 5 ब्लैक सन्स मंडरा रहे थे। लेकिन अब ग्रेट रिवर की दुनिया कैसे बनी थी, इसका सच जानने के बाद वो उसे अलग नजर से देख रहा था। अनगिनत शैडोज उस शांत अंधेरे में स्थिर खड़े थे। सनी को वो समय याद था जब वो अपनी उंगलियों पर उन लाइफलेस शैडोज को गिन सकता था, लेकिन अब हजारों थे। क्या मैंने सच में इतने लोगों को मारा है? बेशक फॉरगॉटन शोर से लेकर टूम ऑफ एरियल तक सनी की जिंदगी स्लॉटर से भरी रही थी, चाहे वो उसकी अपनी इच्छा से ना हुआ हो। और सदर्न कैंपेन के दौरान तो ये संख्या और भी बढ़ गई थी, जहां वो लगातार नाइटमेयर क्रीचर्स की विशाल हॉर्ड्स से घिरा रहता था। ज्यादातर शैडोज अबोमिनेशंस की थी। माउंटेन किंग, स्पॉन ऑफ द वाइल्ड थीविंग बर्ड की फॉर्मलेस शैडो, फॉरसेकन नाइट, मॉडर्न मिमिक, लॉन्चास का टेरर, टाइटन गोलायत। लेकिन इंसान भी बहुत थे। वो नेमलेस ओल्ड स्लेवर, हार्पर, हरुस, कास्टर, पियर्स, रेड प्रीस्ट, वॉर मेडन्स, आइवरी सिटी के सोल्जर्स, नाइट एमरन, ईस्ट एंटार्क्टिका में मारे गए ग्रेट क्लैंस के अवेकंड सेंट डायर फैंग, और भी बहुत सारे। सॉल्वेन भी थी। असल में उसकी 2 शैडोज, एक जिसे उसने चेन्ड आइलैंड पर मारा था और दूसरी जिसे उसने किंगडम ऑफ होप में। हर बार उन्हें देखकर सनी को अजीब महसूस होता था, लेकिन अभी वो किसी और को ढूंढ रहा था। उसे पहली बार शक तब हुआ जब उसे शैडोज के बीच किसी जायंट सरपेंट का रूप नहीं दिखा, और फिर आखिरकार उसने उसे देख लिया। डेरॉन ऑफ द ट्वाइलाइट सी, एज्योर सर्पेंट, सच में कभी इंसान था। अंधेरे में एक हैंडसम आदमी की शैडो खड़ी थी। मजबूत चेहरे की बनावट, नीचे झुकी हुई फियर्स आईब्राउज। वो लंबा और इंपोजिंग था। चौड़े कंधे, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंगुलर फेस। उसके बाल लंबी ब्रेड में बंधे थे और उसने आर्केक रोब पहनी हुई थी, जो साधारण भी लग रही थी और रीगल भी। एज्योर सर्पेंट सच में इंसान था। सनी जम गया उस शांत शैडो को देखते हुए। उसका दिल उथल पुथल में था। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो करप्शन के आगे हार गया हो, और कोई साधारण इंसान नहीं, एक गर्वीला और शक्तिशाली सॉवरेन, सुप्रीम रैंक का एक्सॉल्टेड बीइंग। यहां तक कि सॉल्वेन भी, जो हजारों साल वर्म वाइन की यातना सहती रही, अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई थी। किंग डेरन कौन था?
वो एरियल्स टूम में क्यों आया था, वो कैसे मैडनेस में डूब गया और एक माइंडलेस बीस्ट जैसा एबोमिनेशन बन गया। क्या एक दिन सनी भी ऐसा बन जाएगा? उसके चेहरे पर गहरी शिकन उभरी। करप्शन। सनी ने अभी तक खुद करप्शन का सामना नहीं किया था, उसने सिर्फ उसके परिणाम देखे थे। वो फ्रेंजीड फींड्स, जिन्हें वेकिंग वर्ल्ड के लोग नाइटमेयर क्रीचर्स कहते थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था अगर उसकी शक्ति बढ़ती रही तो एक दिन उसका सामना करप्शन से होगा। शायद ये अनअवॉइडेबल था। मुश्किल बात है, उसने आखिरी बार डैरन की शैडो को देखा, कुछ पल हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मेरे अंदर शांति पाओ ओल्ड स्नेक, तुम्हारा नाइटमेयर खत्म हो गया। एजर सरपेंट एक भयानक दुश्मन था, लेकिन उसी ने सनी और नेफिस को ग्रेट रिवर के बाकी हॉरर्स से बचाकर रखा था। अगर उसकी मैडनेस, हंगर और फेरोसिटी ना होती तो वो दोनों डार्क आइलैंड पर वो ब्लिसफुल महीना कभी नहीं जी पाते। सनी ने उस महान सरपेंट से बहुत कुछ सीखा भी था। धीरे से सांस छोड़कर वो मुड़ा और 5 ब्लैक सन्स के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसे अभी कुछ और देखना था। आखिर करप्टेड सॉवरेन को मारने के बाद उसे एक मेमोरी मिली थी, उसकी पहली सुप्रीम रैंक मेमोरी। खैर, पहली ऐसी सुप्रीम मेमोरी जिसे उसने सच में कमाया था, न कि वो रहस्यमय तरीके से अचानक मिल गई हो। रूल समन करके सनी ने अनफेमिलियर सिंबल्स की स्ट्रिंग ढूंढी और पढ़ा, मेमोरी, मेमोरी रैंक सुप्रीम, मेमोरी टियर आई, मेमोरी टाइप टूल, चैप्टर 1, 1289 क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट। एक टूल। सनी को वेपन या आर्मर मिलने से कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन एक पावरफुल टूल भी बेहद वैल्यूएबल हो सकता था। आखिर उसके पास पहले से सिन ऑफ सॉलेस था। वो जेड सोर्ड सिर्फ ट्रांसेंडेंट रैंक की थी, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेट नाइटमेयर क्रीचर्स का फ्लैश काटने की क्षमता थी। हालांकि थोड़ी मेहनत लगती थी। समस्या बस ये थी कि पहले सनी को उस एबिलिटी को इस्तेमाल करने का मौका बनाना पड़ता था। उसके पास मैंटल और श्राउड ऑफ डस्क भी थे, और भले ही उनमें एज्योर सर्पेंट जैसे क्रीचर के अटैक को रोकने जितनी ड्यूरेबिलिटी ना हो, लेकिन उस समस्या का एक आसान हल था। हिट मत होना, सूटेबल वेपन की कमी और सूटेबल आर्मर का अभाव दोनों सॉल्व किए जा सकते थे, लेकिन एक पावरफुल टूल वो सनी को सॉल्यूशंस ढूंढने के और रास्ते देता। इसलिए वो डिसअपॉइंटेड नहीं था, कैच के जेंटल स्वे को महसूस करते हुए, और साथ ही अपने सोल सी की साइलेंट स्टिलनेस को। सनी रून्स को पढ़ता रहा। उसे उम्मीद थी कि क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट की डिस्क्रिप्शन उसके कई सवालों का जवाब देगी। उसमें लिखा था, मेमोरी डिस्क्रिप्शन। एक राजा था जो एक मरती हुई भूमि पर शासन करता था। वो राजा वीर था और बुद्धिमान भी। निराशा के आगे झुकने से इनकार करते हुए उसने एक दुस्साहसी योजना बनाई, अपने साथियों को इकट्ठा किया और एंडलेस डिजर्ट पार कर एरियल्स टूम में प्रवेश किया, जहां ग्रेट रिवर भविष्य से अतीत की ओर अनंत बहती थी। इस प्रकार वो वीर राजा एक गाइड बन गया जो अपने लोगों को उनके नाइटमेयर्स में सुरक्षित रखता था। उन्होंने डॉन की सीमा पर एक सिटी बनाई और डिफाइल्ड चीज को नष्ट करने के लिए एक आर्मी इकट्ठी की, लेकिन अंत में वो सेना नष्ट हो गई, सिटी खो गई और वीर राजा खुद मैडनेस के आगे हार गया। रात और रिजेंटमेंट से कंज्यूम्ड होकर वो एक माइंडलेस बीस्ट बन गया और अनगिनत वर्षों तक ग्रेट रिवर में भटकता रहा। उसकी हंगर और फ्यूरी के सामने कुछ भी टिक नहीं पाया, जब तक एक दिन उस मैड किंग की मुलाकात एक ट्रेचरस शैडो से नहीं हुई। लेकिन तुम जानते ही क्या हो, शैडो ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने खास हो? मैं भी फ्यूरी जानता हूं, मैं भी हंगर जानता हूं, मैं भी मैडनेस जानता हूं। ओह, और मैंने तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली क्रीचर्स को मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की बीस्ट? तमाइट, मैं लॉस्ट फ्रॉम लाइट हूं जो शैडोज से जन्मा। मैं डेथ का राइटफुल एयर हूं और फेट का बास्टर्ड सन। जहां भी मैं जाता हूं रूइन मेरा पीछा करती है। अगर तुम में थोड़ी भी समझ होती तो मुझे देखते ही भाग जाते। और अपने शब्दों के अनुसार ट्रेचरस लॉस्ट फ्रॉम लाइट ने मैड किंग से बैटल की और अंततः उसका डूम बन गया। इस प्रकार उस राजा की मृत्यु हुई।
जिसने अपनी भूमि से भी अधिक समय तक जीवन जिया था। सनी ने कई बार पलकें झपकाई। ये क्या? लगता था स्पेल को उसका हाल का ड्रामेटिक आउटबर्स्ट बहुत पसंद आया था। उसने उसे वर्ड फॉर वर्ड मेमोरी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। ओह नहीं। उसने नीचे देखा और हाथ से चेहरा ढक लिया। आह, कितनी शर्मनाक बात है। क्या नेफिस ने यह पहले ही पढ़ लिया था? डेक के नीचे घुसकर डूब जाने की इच्छा को दबाते हुए सनी ने गहरी सांस ली और फिर डिस्क्रिप्शन पर ध्यान केंद्रित किया। उस ग्लिमरिंग रून्स में अब भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जिस पर उसे सोचने की जरूरत थी। तो डेरन पिरामिड के बाहर से आया था और उसने नाइटमेयर डेजर्ट को लड़ते हुए पार किया था, ना कि किसी सीड में एंटर करके। इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि जो लोग किसी पर्टिकुलर रैंक का नाइटमेयर कॉन्कर कर लेते थे वो उसी रैंक के सीड में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते थे। मतलब एक सॉवरेन थर्ड नाइटमेयर चैलेंज नहीं कर सकता। हालांकि थोड़ा शक अब भी था। एरियल्स टूम और ये नाइटमेयर किसी भी तरह नॉर्मल नहीं थे। फिर भी सनी को लगता था कि वो सही था। डेरन सच में ब्लैक पिरामिड तक पहुंचा था और ग्रेट रिवर के असली रूप में दाखिल हुआ था, न कि स्पेल द्वारा बनाई गई उसकी कॉपी में। लेकिन अगला हिस्सा बिल्कुल समझ नहीं आया। वो एक गाइड बन गया जो अपने लोगों को उनके नाइटमेयर्स में प्रोटेक्ट करता था। इसका मतलब क्या था? सनी कुछ देर स्थिर रहा, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सबसे ऑब्वियस जवाब, सबसे कंफ्यूजिंग भी था। स्पेल नाइटमेयर्स को पास्ट के आधार पर बनाता था, लेकिन ग्रेट रिवर एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में मौजूद थी। तो अगर डेरन सच में रियल टूम ऑफ एरियल में गया था तो वो स्पेल द्वारा बनाए गए ग्रेट रिवर के हर रिक्रिएशन में मौजूद रहेगा। इसका मतलब अगर उसके सब्जेक्ट्स कभी ब्लैक पिरामिड से जुड़े किसी सीट को चैलेंज करे तो उनका सॉवरेन दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रहा होगा, उन्हें नाइटमेयर कॉन्कर करने में मदद देने के लिए। अगर मैं सही हूं तो यह सच में एक ऑडेशियस प्लान था, लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी समस्या थी। नाइटमेयर सीड्स और नाइटमेयर्स एंशिएंट ड्रीम रेल्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। किसी एक्सप्लोरर को कभी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उस समय के इंसानों को नाइटमेयर्स के बारे में कोई नॉलेज थी। यहां तक कि नॉक्टिस भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो फिर डेरन ने ऐसा प्लान बनाया कैसे? अगर उस समय नाइटमेयर्स थे ही नहीं तो वो ग्रेट रिवर की यूनिकनेस का उपयोग अपने लोगों को ट्रांसेंड कराने के लिए कैसे सोच सकता था? लेकिन फिर अनंके तो उस समय की थी जब स्पेल का सीड पहले से एग्जिस्ट करता था। हालांकि वो समय डीमंस और गॉड्स की वॉर की शुरुआत का था। मतलब डेरन उससे बहुत बाद का नहीं हो सकता, क्योंकि वही युद्ध वो कैटेक्लिज्म था जिससे कोई नहीं बचा। कितना कंफ्यूजिंग है। किसी भी हालत में डेरन का प्लान फेल हो गया था। उसके बहुत से लोग टूम ऑफ एरियल तक पहुंच गए थे, लेकिन दैट विच वाज डिफाइल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में मर गए, जो भी वो चीज थी। असल में शायद यही पूरी डिस्क्रिप्शन की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे नाइटमेयर के गोल का हिंट मिलता था। और इसका मतलब था सनी, नीफिस और बाकी कोहॉर्ट को वहां सक्सीड करना होगा जहां एंशिएंट सॉवरेन और उसकी पूरी आर्मी फेल हो गई थी। ग्रेट। सनी के अंदर हल्का ड्रेड उठा, लेकिन उसी समय उसे थोड़ा रिलीफ भी महसूस हुआ। कम से कम अब उसे पता था कि वेकिंग वर्ल्ड लौटने के लिए उन्हें ग्रेट रिवर के मिस्टिकल एस्चुअरी को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बस कुछ ऐसा मारना होगा जिसे एक सॉवरेन भी नहीं मार पाया था। उसे ये बात नीफिस से डिस्कस करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले उसे अभी तक पता ही नहीं चला था कि उसकी नई चमचमाती सुप्रीम मेमोरी क्या करती है। उसने फिर शिमरिंग रून्स की ओर देखा और पढ़ा मेमोरी एन्चांटमेंट्स। सुनने चैप्टर 1290 रॉयल प्रॉमिस। सनी ने भौंट उठाई, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। फर्स्ट ईयर की एक मेमोरी पर 3 एन्चांटमेंट्स। यह काफी रेयर था। एक एमेच्योर सॉर्सरर होने के नाते वह जानता था कि एक ही नेक्सस के आसपास इतनी वेरिड स्पेल वीव बनाना कितना मुश्किल होता है।
दिलचस्पी से उसने रून्स पढ़ना जारी रखा। एन्चांटमेंट डिस्क्रिप्शन। यह मेमोरी डे और नाइट की सीमा पर वेरर की एसेंस रिकवरी रेट को बहुत बढ़ा देती है। एन्चांटमेंट डिस्क्रिप्शन। यह मेमोरी वेरर को माइंड अटैक से पूरी इम्यूनिटी देती है, लेकिन बदले में उसे अनकंट्रोलेबल रॉथ से भर देती है। एन्चांटमेंट डिस्क्रिप्शन। यह मेमोरी वेरर के डोमेन में वाटर अथॉरिटी इन्फ्यूज करती है। इस अथॉरिटी की शक्ति डोमेन की ताकत पर निर्भर करती है। सनी ने सिर के पीछे खुजाया। पहला एन्चांटमेंट सीधा साधा था, लेकिन बेहद उपयोगी। हालांकि उसकी यूजफुलनेस सिचुएशनल थी। यह डॉन और डस्क यानी दिन और रात की सीमा पर उसकी एसेंस रिकवरी को बहुत तेज कर देता। दूसरा एन्चांटमेंट ट्रिकी था। माइंड अटैक से कंप्लीट इम्यूनिटी एक इनक्रेडिबल एबिलिटी थी, लेकिन उसकी कीमत थी पागल कर देने वाला रॉथ। सनी समझ नहीं पा रहा था कि इसके बारे में क्या सोचे। अच्छी बात यह थी कि यह एक्टिव एन्चांटमेंट था, मतलब वह बाकी दोनों एन्चांटमेंट्स इस्तेमाल कर सकता था बिना बजक हुए। लेकिन तीसरा एन्चांटमेंट पूरी तरह कंफ्यूजिंग था। वाटर अथॉरिटी को डोमेन में इन्फ्यूज करता है क्या? उस जैसे इंसान क्या करें जिसके पास खुद कोई डोमेन ही नहीं है? सनी ने गहरी सांस ली, सोलसी से बाहर आया और आंखें खोली। ग्रेट रिवर अब भी सॉफ्टली चमक रही थी। कैच का बो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक सनी को महसूस हुआ कि पानी उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। वह कनेक्शन बहुत फेंट और वीक था। शैडोज के साथ जो नेचुरल किनशिप वो महसूस करता था, वैसा बिल्कुल नहीं। फिर भी वह कुछ पल रुका, फिर क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट समन की। जल्द ही काले मेटल का एक क्राउन उसके सिर पर प्रकट हुआ, जिसकी आकृति रिवर सरपेंट जैसी थी। उसका वेट अजीब लग रहा था, लेकिन कम से कम उसके बाल आंखों में नहीं आ रहे थे और दिखने में भी कूल है। सनी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हाथ नदी की सतह की ओर बढ़ाया और एक्टिवेट किया। तुरंत उसे फिर वही एहसास हुआ, पानी उसकी ओर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर अचानक एक छोटी वेव उठी, उसकी हथेली को हल्के से छूकर वापस करंट में समा गई। सनी नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन था। तो ऐसा है, जो अथॉरिटी देती थी उसकी ताकत वेरर के डोमेन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी। सनी के पास डोमेन नहीं था, इसलिए उसका कंट्रोल बेहद मामूली था, लेकिन जीरो नहीं। वह पीछे झुककर हल्का मुस्कुराया। फिर भी ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ पानी ही पानी है, इतना भी एंडलेसली यूजफुल साबित होगा। कैच अपनी यात्रा जारी रखे हुए थी। सनी ग्रेट रिवर की सुंदर चमक को देखता रहा। क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट। यह एक इंसीडियसली पावरफुल मेमोरी थी। पहली नजर में उसके एन्चांटमेंट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगते थे, लेकिन जितना वह उनके बारे में सोचता गया, उतना समझ आया कि वे कितने टेरिफाइंगली यूजफुल हैं। उसकी एसेंस रिकवरी को बढ़ाती थी। एक सुप्रीम मेमोरी का इफेक्ट इमेंस होना ही था, लेकिन उसकी कंडीशन थी, ये सिर्फ डॉन और डस्क पर काम करती थी। सादर्न कैंपेन के वेटरन के रूप में सनी अच्छी तरह जानता था कि एसेंस रिजर्व्स को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। और डॉन ऑफ डस्क हर दिन आते हैं, मतलब उसे दिन में 2 बार मैसिव रिकवरी बूस्ट मिलता रहेगा। ऊपर से श्राउड ऑफ डस्क की भी थी। दोनों मिलकर उसे बेहद एडवांटेजस पोजीशन में डालते थे। और ग्रेट रिवर में तो ऐसी जगहें भी थीं जहां सनराइज और सनसेट जैसे समय में फ्रोजन रहते हो। उसे माइंड अटैक से टेरिफाइंग डिफेंस देती थी, लेकिन उसे बर्जक भी बना देती। फायदा जितना बड़ा था, कीमत भी उतनी ही भयानक, या सच में थी। सनी आसानी से कई ऐसी सिचुएशन सोच सकता था जहां लिमिटलेस फ्यूरी फायदा ही देती। क्या यह किसी डेंजरस लेकिन पावरफुल बून जैसा नहीं था? और आखिर में यह उसे पानी पर कंट्रोल देती थी, ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ सिर्फ पानी था। उस एबिलिटी की वैल्यू साफ थी, लेकिन उससे भी बढ़कर इस एन्चांटमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल था। सनी को बिल्कुल शक नहीं था कि वेकिंग वर्ल्ड के सॉवरेन्स ऐसी मेमोरी बाने के लिए कुछ भी कर देंगे जो उनके डोमेन को सेकंड अथॉरिटी दे सके। हेल। हाउस ऑफ नाइट की इंडिपेंडेंस
लार्जली इस बात पर टिकी थी कि स्टॉर्म सी को कॉन्कर करना लगभग इम्पॉसिबल था। क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट शायद